की बहुत सघन बातचीत है और संदीप भैया ने जो बातें रखी हैं उसके बाद थोड़ी बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। तो हम चाहेंगे जो बीएचयू के साथी जो पिछले दिनों इस प्रयास में थे और लगातार इस स्ट्रगल में भी हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक कोशिशें बीएचयू में हो सकें और शहर के भी आंदोलनों से जो सरोकार से जुड़े रहते हैं, तो हम शांतनु को बुलाना चाहेंगे। बीएचयू से पीएचडी स्कॉलर हैं, शांतनु बात रखें। साथियों, आप सभी लोग जो इस पदयात्रा में शामिल थे उनको बहुत बहुत जिंदाबाद, जोहार। और ये यात्रा लम्ही से शुरू हुई थी और इसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय आना था। इसके लिए मैं पहले वो बताने की कोशिश करूंगा कि हमारी वहाँ पे प्रशासन से क्या बात हो रही थी और वहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी। तो हमने जब इसकी परमिशन का उनको लेटर आज के 2 दिन पहले दिया, तो चूंकि मधुबन में हमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, छात्रों के लिए वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना कोई भी प्रोग्राम जो करते हैं उसके करने के लिए कोई प्रोसीजरल चीज़ नहीं होती, बस हमें एक इंटीमेशन देना होता है। तो हमने उनको एक इंटीमेशन दिया जिस पे उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं करने देंगे। फिर हम उनसे बातचीत में गए। बातचीत के दौरान हमने उनको कहा कि एक पदयात्रा है जो आ रही है, आचार्य नरेंद्र देव खुद इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और ये यात्रा ऐसे चल रही है। इस पे हमारी उनसे काफ़ी बातचीत हुई। उनके पास इसका कोई तर्क नहीं था कि वो क्यों नहीं करने दे रहे या क्यों नहीं आना चाहिए। उनकी बार बार जो बातचीत थी वो ये थी कि ऐसी रवायत नहीं है और अगर हम आपको अलाउ करेंगे तो और भी चीज़ें होंगी। तो हमने उनसे कहा कि आप संघ की पदयात्रा इस कैंपस में निकलती है, खुलेआम निकलती है, आप उसको नहीं रोकते हैं। इसी कैंपस में आज के 10 दिन पहले बीजेपी का एक प्रोग्राम था। फिर हमने उनसे कहा कि इसी कैंपस में अभी आप किसी चौराहे पे चले जाइए, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, एबीवीपी का ऑफिशियल प्रोग्राम हुआ है, केवल आप अपोजिशन के कोई छात्र संगठन है या विपक्ष की कोई भी आवाज है आप उसको रोक रहे हैं। तो आप समझिए कि वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें सरकार के हिसाब से चलना होता है, अब जिसकी सरकार है उस हिसाब से हमें करना होगा। और इसके बाद हमने कहा तो अच्छा, आपके पास आप क्या चाहते हैं, मतलब आपके पास क्या कोई अल्टरनेटिव है कि हमें कैंपस में आप इस शर्त पे करने देंगे या आप ब्लैंकेट हम पे बैन लगा रहे हैं कि कैंपस के अंदर आप ये प्रोग्राम हमें नहीं करने देंगे। तो उन्होंने काफ़ी बातचीत किया। जब हम अपनी तरफ से बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करेंगे, आप लंका से पदयात्रा की शक्ल में मधुबन तक मत आइएगा और मधुबन में आप सभा करिएगा। तो हमने कहा क्या आप इस बात पे एकदम श्योर हैं कि आपकी तरफ से ये एग्रीड है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम चीफ प्रॉक्टर साहब से मीटिंग करेंगे। ये हमारी डिप्टी चीफ प्रॉक्टर से मीटिंग हो रही थी। वो ऊपर गए, 5 मिनट बाद वो वापस नहीं आए। उन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजा और उसने आके कहा कि नहीं, वो नहीं करने देंगे, लंका आप कर लीजिए। तो हमने कहा लंका तो आपके मतलब क्षेत्र की बात ही नहीं है, आप लंका की बात ही क्यों कर रहे हैं, है ना? हमें कहाँ करना है, पदयात्रा कहाँ से आनी है, ये तो हम तय करेंगे। इवन हम इसके पहले जब उनके पास पहुंचे थे तो वो व्यक्ति वहां पे पुलिस को इंटीमेशन लेटर भेज रहा था। जब हम पहुंचे तो वो लेटर आधा वो लगभग लिख चुका था, जिसमें वो ये लिख रहा था कि ऐसी पदयात्रा है, छात्र उनको एक तरीके से थ्रेटन कर रहे हैं कि वो ऐसी पदयात्रा जबरदस्ती देखी इस शक्ल में। तो हमने कहा हमारी तो आपसे बातचीत हो रही है, हमें करना है या हम जबरदस्ती करेंगे ये तो कल आपको पता चलेगा, आज आप इतने श्योर कैसे हो? तो कुल मिला के ये है कि इस कैंपस में लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन, आरएसएस हो, एबीवीपी हो, बीजेपी हो, उसके प्रोग्राम्स को या उनको जो स्पेस इस कैंपस में मिला है वो इसके पहले किसी राजनीतिक पार्टी का स्पेस नहीं था। खुलेआम पार्टी के झंडे हर जगह आपको लगे मिलेंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आप छोड़ दीजिए, कोई अगर छोटा सा मिनिस्टर भी आता है उसके लिए वो जिस तरीके से रेडी रहते हैं, किसी को डिटेन कर लेंगे। घर में आप कहीं मुख्यमंत्री आया हुआ है शहर में 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पे, पर छात्र को डिटेन कर लिया जाएगा उसके हॉस्टल कमरे पे, उसके जाके लैंडलॉर्ड को थ्रेटन करेंगे कि आप जो है इसको कमरे से निकाल दीजिए, ये लड़का जो है इसने कल पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट में उस लड़के ने ये भी नहीं लिखा कि हम कल ये चीज करेंगे, उसने ये लिखा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनसे ये अपील करेंगे कि वो इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो इस मुद्दे पे भी बात करें, वो शिक्षा पे भी बात करें, वो हमारे कैंपस में चीजें जो हो रही हैं इस पे भी बात करें। दूसरी चीज ये है कि जो हम समान शिक्षा पे बात कर रहे हैं तो हम सब देख रहे हैं कि देश में बड़ा आंदोलन जो चल रहा है इस समय, जो छात्रों के अंदर भी एक बड़ा गुस्सा है वो पेपर लीक पे है। पेपर लीक का इशू हमने पिछले 3 महीने में देखा है, नीट का पेपर लीक हो, नेट का पेपर लीक हो। मैंने अभी हाल ही में, मेरा नेट जेआरएफ था, सोशल वर्क से मैंने सोचा कि नेट जेआरएफ का एग्जाम था तो मैंने सोचा सोशियोलॉजी से देते हैं।
तो जब मैं एग्जाम देने गया उसके एक रात पहले, कल जैसे एग्जाम है, एक व्यक्ति मुझसे आता है और बोलता है पेपर तो लीक हो चुका है ना। उस समय मैंने उस बात पे बहुत विश्वास नहीं किया, मुझे लगा कि ये ऐसे बोला गया। उसके बाद वो पेपर रात को पीडीएफ टेलीग्राम पे फ्लोट हो रहा था। अगले दिन वो प्रूफ भी हो गया, क्योंकि जो पेपर आया था और जो पीडीएफ फ्लोट हो रहा था उसमें 90% क्वेश्चन सेम थे। तो ये सरकार मतलब शिक्षा को जो प्राइवेटाइज कर रही है और किस तरीके से फीस बढ़ रही है, ये तो है जो स्ट्रक्चरल एक चीज है जो हो रही है कि प्राइवेट कॉलेजेस को ऑपरेट करने की छूट मिल रही है। दूसरी तरफ ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो पैसे वाले लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इन चीजों को, जब वो इन कॉलेजों और स्कूल से पैसा देके बाहर निकले तो उनके लिए नौकरियां या ये एलिजिबिलिटी एग्जाम्स जो हैं उसका भी उन्होंने एक तरीके से रेट फिक्स कर दिया है। आप नेट बस पास करना चाहते हैं आप लाख रुपए दे दीजिए, आप अगर जेआरएफ भी चाहते हैं 2 लाख रुपए दे दीजिए, आप अगर उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप 30 लाख। तो ये जो पैरेलल मतलब शिक्षा के साथ जो कर रहे हैं वो एक चीज है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ा रहे हैं। कॉलेजेस यूपी में जब हम देखते हैं कि आप किसी भी जिले के अभी कॉलेज में चले जाइए, एक सरकारी कॉलेज होगा जिसकी हालत जीर्ण हालत होगी, बट एटलीस्ट वहां पे ये है कि एग्जाम में फेयरनेस है। लेकिन बच्चे अब मैं देखता हूँ उन सरकारी कॉलेजेस में नहीं पढ़ना चाहते, वो उसी जिले के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जहां ना क्लासरूम है, जहां ना कोई टीचर है, पर वहां पे पेपर उनको मिल जाता है और 1% की सिक्योरिटी होती है। तो ये एक मॉडल जो डेवलप किया है कि जिसमें आप कुछ पैसा देते हैं, आपके लिए डिग्री भी पेड कर दी, आपको पढ़ाना भी ना पड़े, और उनको पता है कि जब ये सब सवाल जो विश्वविद्यालयों में उठते हैं कि विश्वविद्यालय में छात्र जब पढ़ता लिखता है तो वो सरकार से सवाल करता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे जब वो कॉलेज और डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो बहुत अच्छा हम कह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज भी हो, ये जो उसके अंदर डर है, एमआईटी में बीच में स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट चल रहा था, हम उन छात्रों से मिले तो उनकी पूरी बातचीत यही थी कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है तो हमें 20,000 रुपए का फाइन लग जाता है। उन्होंने हर चीज को पैसे के बेसिस पे फिक्स कर दिया है। कोई बात नहीं, अटेंडेंस शॉर्ट है, असाइनमेंट अगर आप कलेक्ट किया है तो इतना फाइन देना होगा। तो ये एक मॉडल है जिसकी तरफ सरकार लगातार पुश कर रही है, और दूसरी तरफ वो ये इंश्योर भी कर रही है कि जो हमारे एलिजिबिलिटी एग्जाम्स हों या हमारा जो ये नौकरी के परीक्षाएं हों उसके वो कैसे दाम फिक्स करे और इंश्योर कर दे कि कोई पढ़ा लिखा छात्र जो है वो इस सिस्टम में ना घुस पाए। तो हम सब की हमें लगता है कि जिम्मेदारी ये है कि हम अपने विश्वविद्यालय में भी लड़ें और बाहर भी लड़ें, और मुझे लगता है कि यही लड़ाई है जो ये यात्रा भी इसी लड़ाई को आगे बढ़ा रही है, इसी लड़ाई को ये यात्रा भी लड़ रही है, और देश भर में जो छात्र आंदोलन हो रहे हैं वो भी अमूमन इसी के इर्द गिर्द हैं। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया शांतनु। बीएचयू एक विषय है, जब संदीप भाई जॉब करते थे यहाँ पर, और उसके बाद जब बहुत संदीप भाई के होने का मतलब है वहाँ ऐसी तमाम बैनर और हम जैसे लोग बीएचयू में लगातार सबकी उपस्थिति। आईटी में पहली बार हमको लगता है वेंडर साथी पहुँचे, संदीप भाई यहाँ थे तभी, ये एक उपलब्धि की बात है। और ये कहते हुए हमें दुखी भी होना चाहिए, प्रोफेसर्स के केबिन में वेंडर्स और आम जन सरोकारों के लोगों का होना चाहिए एंट्री, लेकिन संदीप भाई बिरले व्यक्ति हैं। बीएचयू में कुछ गिने चुने प्रोफेसर्स हैं जिनके केबिन में जिनके पास आपका एक्सेस है। आज की तारीख में तो हम कहें कि ज़ीरो है, वो माइनस में चला गया है, और ये बहुत दुखद बात है। ऐसे समय में मंडल सर भी अब रिटायर हैं, तो हम बीएचयू में काम करने वाले लोगों की गिनती कर रहे थे, तो बहुत बुरा हाल है। और जैसा कि 2-3 रेफरेंस आए, देश में शिक्षा को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, और ये पहली बार है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इतने बुरी तरीके से देश भर में मांगा जा रहा है। तो 2 तरीके की कोशिशें हैं हमारे बीच में, लगातार उस पर बहस भी है। एक गैर राजनीतिक कोशिश है और एक राजनीतिक कोशिश चल रही है। गैर राजनीतिक कोशिश में हमारे तरफ एक तरफ धरना चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें सोनम वांगचुक जी अनशन पर हैं। हम लोग यहाँ से कुछ साथी बात भी कर रहे थे कि अपील होनी चाहिए। आज 17वां 18वां दिन है उनके अनशन का, उनकी तबीयत खराब हो रही है, और हमारा व्यक्तिगत मत है कि उसमें ये भी होना चाहिए कि उनका अनशन खत्म होते समय राजनीतिक हो,
ये भी हम उनसे मांग करें। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में संजीव भाई बैठे हुए हैं, और राजनीतिक प्रयासों से भी थे इनका शुरुआत, और अभी वो राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो संजीव भाई भी इन चीज़ कोशिशों में हम लोग के साथ लगातार रहते हैं। हम आग्रह करेंगे संजीव सिंह जी से कि आएँ और अपनी बात रखें।